ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 और विषय नामा का मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 5 साझेदार का प्रवेश। अब साझेदार के प्रवेश के अंदर पहले अपने प्रस्तावना नए साझेदार के प्रवेश की असरें, लाभ हानि वितरण का अनुपात के बदलाव, ख्याति की हिसाबी असरें, हिसाबी मानक 26 के अनुसार, संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन, दायित्व के पुनः आकलन की हिसाबी असरें, अनामत के एकत्रित लाभ हानि के वितरण की असरें, पूंजी खाते से परिवर्तन और नई पक्की तलपट की रचना करेंगे। तो अपने पहले जो साझेदार का प्रवेश है, तो साझेदार के प्रवेश के अंदर जब साझेदारी का एक प्रकार का पुनर्गठन है, साझेदार का प्रवेश ये साझेदारी का पुनर्गठन का एक प्रकार है। साझेदार के प्रवेश से चालू साझेदार के बीच की साझेदारी का विसर्जन होता है। अब यानी कि कोई नया साझेदारी पेढ़ी में प्रवेश करता है, तब क्या होता है, जो चालू साझेदार जो होते उसके बीच की साझेदारी का विसर्जन हो जाता है और प्रवेश पाने वाले नए साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच नई साझेदारी अस्तित्व में आती है और नया करार पत्र अमल में आता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, ख्याति, उसका भाग, लाभ में भाग इत्यादि शर्तें निश्चित की जाती है। नया साझेदार अपने प्रवेश में पेढ़ी की संपत्तियां और जिम्मेदारियों में तथा लाभ में भी अपना हिस्सा प्राप्त करता है। अब अपने 1932 के भारतीय साझेदारी कानून के कलम 31 के अनुसार सभी चालू साझेदारों की सम्मति के बिना नया साझेदार पेढ़ी में प्रवेश नहीं कर पाता है, सिवाय कि साझेदारी करार पत्र में अन्य कोई प्रावधान हो। यानी 1932 साझेदारी कानून के अनुसार कलम 31 में बताए अनुसार जो भी सभी चालू साझेदार जो होता है और जो चालू साझेदारों की सम्मति के बिना साझेदारी पेढ़ी में कोई भी नए साझेदार को अपने प्रवेश नहीं दे सकते, सिवाय कि साझेदारी करार में कोई अन्य प्रावधान किया हो। अब नए साझेदार को चालू साझेदारी पेढ़ी में प्रवेश देने के विविध कारण निम्नानुसार हो सकता है। जब पहला पॉइंट है, जब चालू साझेदारी पेढ़ी में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। इस शर्त के अंदर जो चालू साझेदारी पेढ़ी के अंदर अधिक पूंजी की ज़रूरत हो तो नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। दूसरा, चालू साझेदारी पेढ़ी में अधिक संचालकीय शक्ति की आवश्यकता हो, अधिक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत हो तब, या तो कोई साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु पाए। साझेदारी पेढ़ी का कोई कुशल कार्यक्षम कर्मचारी पेढ़ी में से ही चालू रहे, उस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। और पांचवा पॉइंट है कि साझेदारी पेढ़ी के धंधे में जोखिमों के वितरण के लिए ये 5 पॉइंट है उसको ध्यान रखने का। अब नए साझेदार को पेढ़ी के भविष्य के लाभ में कुछ भाग मिलता है। यह भाग पुराने साझेदार अपने लाभ के भाग में से कुछ भाग का त्याग करके नए साझेदार को देते हैं। पुराने साझेदारों के लाभ में किया त्याग के फलस्वरूप नया साझेदार पूंजी के अलावा अतिरिक्त रकम पेढ़ी में लाता है, उसे ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। यानी जो पुराने साझेदारों के लाभ में किया त्याग हो तो उसके लिए जो नया साझेदार जो आता है वो पूंजी के अलावा अतिरिक्त कोई रकम पेढ़ी में लावे तो उसको क्या कहेंगे, ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। नया साझेदार पेढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के बदले में पूंजी लाता है और उसी लाभ में मिलने वाले भाग के बदले में वह अपने भाग की ख्याति की रकम भी लाता है और पूंजी की रकम पेढ़ी में रहती है। ख्याति की रकम पुराने साझेदारों के बीच उसके त्याग के प्रमाण में बांटी जाती है। यानी ख्याति की रकम जो पुराने साझेदार है, मानो कि एक्स और वाई, तो उसके बीच में त्याग के प्रमाण में बांटी जाएगी। नेक्स्ट चौथे लेसन के अंदर अपने त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण सीख गए हैं। त्याग बराबर पुराना माइनस नया प्रमाण होता है। अब नए साझेदार के प्रवेश की असर।
नए साझेदार के प्रवेश से उपस्थित होने वाली विभिन्न बातें निम्न अनुसार है। पहला है, पुरानी साझेदारी का अंत आता है और नई साझेदारी अस्तित्व में आती है। दूसरा है, नए साझेदार को पीढ़ी के भविष्य के लाभ मिलता है। परिणाम स्वरूप पुराने साझेदारों के लाभ में से संयुक्त भाग में कमी होती है। यानी जो नया साझेदार पीढ़ी में भविष्य के लाभ में उसको भाग मिलेगा, इसलिए पुराने साझेदारों के लाभ में क्या होगा, कमी आएगी। तीसरा पॉइंट है कि नए साझेदार को पीढ़ी की संपत्ति में मिलने वाले भाग के प्रतिफल के बदले निश्चित की हुई रकम रोकड़ या अन्य रूप से पूंजी के रूप में लाता है। यानी कि जो नया साझेदार पीढ़ी में आता है तो संपत्ति के मिलने वाले भाग में के प्रतिफल के बदले में क्या वो रोकड़ या अन्य रूप से पूंजी लाता है। चौथा है कि पीढ़ी में एकत्रित हुए लाभ हानि अनामत अवास्तविक संपत्तियों का शेष प्रवेश की तारीख को पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। अपने यहाँ पे भी आर्थिक चिट्ठा दिया जाएगा, उसके अंदर जो लाभ हानि खाता सामान्य अनामत हो तो पुराने साझेदारों के पुराने प्रमाण में उसको बांट देने का। पांचवा है कि संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और जिम्मेदारियों का पुनः आकलन किया जाता है। उसमें से होने वाले शुद्ध परिवर्तन की असर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में दी जाती है। यानी पुनः मूल्यांकन, अपने जो आर्थिक चिट्ठा दिया होगा, नीचे समायोजन दिया होगा, मानो कि ज़मीन मकान की कीमत 1 लाख वृद्धि करनी है तो अपने चौथे लेसन में सीख गए कि पुनः मूल्यांकन के अंदर ज़मीन मकान संपत्ति कीमत में वृद्धि करनी हो तो संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का ये असर अपने वृद्धि की देनी पड़ेगी। अब छठा पॉइंट है कि पीढ़ी की ख्याति का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में या अन्य स्वरूप में लाता है, उसकी भी हिसाबी असरें दी जाती है। और सातवां है कि नए साझेदारी करारपत्र निश्चित किया हो तो पुराने साझेदार द्वारा रखी जाने वाली पूंजी में परिवर्तन की हिसाबी असर भी दी जाती है। अब अपने साझेदार के प्रवेश के कारण निम्न बातें ध्यान में रखेंगे कि लाभ हानि का नया प्रमाण और पुराने साझेदारों के त्याग का प्रमाण, એટલે કે लाभ हानि का नया प्रमाण और साझेदारों के पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण। फिर ख्याति से संबंधित हिसाबी असरें देखेंगे, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन की असरें देखेंगे, अनामत एकत्रित लाभ हानि की असरें भी ध्यान में लेंगे, साझेदारों के पूंजी में परिवर्तन को भी ध्यान में लेंगे। उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन। नए साझेदार को पीढ़ी के भविष्य के लाभ में कुछ भाग मिलता है जो पुराने साझेदार द्वारा त्याग किया जाता है। परिणाम स्वरूप नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का नया प्रमाण अस्तित्व में आता है और पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण भी अस्तित्व में आता है। यानी कि लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना करेंगे और दूसरा त्याग के प्रमाण की गणना करेंगे। अब लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण। लाभ हानि का नया प्रमाण अर्थात नए साझेदार के साथ सभी साझेदार पीढ़ी के भविष्य का लाभ जिस प्रमाण में बांटने का निश्चय करे वह प्रमाण। लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना नीचे दर्शाए गए प्रमाण के संजोगों के अनुसार कर सकते हैं। पहला, जब पुराने साझेदारों के त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण न दिया हो तब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण और नए साझेदार को दिया जाने वाला लाभ का भाग दिया गया हो तब। जब पुराने साझेदारों का लाभ हानि का पुराना प्रमाण और नए साझेदार को दिया जाने वाला भाग दिया गया हो तब ऐसा माना जाता है कि नए साझेदार को उसका भाग दे देने के बाद बढ़ने वाला लाभ पुराने साझेदार को उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे। ख्याति की हिसाबी असर है। हिसाबी मानक 26 के अनुसार अपने ख्याति एक तो अदृश्य संपत्ति है। पीढ़ी जब उसके स्पर्धक जो सामान्य लाभ कमाते हैं उसकी अपेक्षा अधिक लाभ कमाती है तब पीढ़ी को अधिक लाभ मिलता है, जिसके कारण ही ख्याति उपस्थित होती है।
यानी कि कोई भी जो स्पर्धा होती है उसके अंदर सामान्य लाभ कमाने वाले से अपने अधिक लाभ कमाए तो क्या होगा, अधिक लाभ जो मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है, ख्याति उपस्थित होती है। पुराने साझेदारों ने भूतकाल में किए प्रयत्नों के कारण धंधे में ख्याति उपस्थित होती है। यानी पुराने साझेदार धंधा के अंदर अधिक ध्यान रखते हैं, जिसके कारण धंधा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसलिए ख्याति उपस्थित होती है। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार उनको मिलने वाले लाभ का कुछ भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। पुराने साझेदारों ने किए इस त्याग के बदले में नए साझेदार को उन्हें प्रतिफल देना पड़ता है। प्रतिफल के रूप में नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली रकम को ख्याति का प्रीमियम कहते हैं। अब अपने नए साझेदार के प्रवेश के समय किसी पुराने साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन न भी हो तो उसे कोई त्याग न करना होने से ख्याति की रकम उसे न मिले। जब लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन न हो तो उसको ख्याति में कोई भाग मिलेगा नहीं। दूसरा है कि किसी पुराने साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में वृद्धि हो तो उसे लाभ हुआ कहेंगे। यानी पुराने साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में वृद्धि हो तो क्या माना जाएगा, लाभ, और अन्य पुराने साझेदार को नुकसान यानी त्याग होता है। पुराने साझेदार को भी उसे हुए लाभ के प्रमाण में नए साझेदार को ख्याति का आधार लेकर ख्याति की रकम गिनी जाती है। जिस साझेदार ने त्याग किया उसके खाते जमा की जाती है। जिन पुराने साझेदारों को लाभ हुआ हो तो उनके खाते उधार की जाती है। अब उदाहरण में बाद में देखेंगे। अब ख्याति के संदर्भ में हिसाबी असरों का अभ्यास करने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किए गए अदृश्य संपत्तियों के हिसाब से संबंधित हिसाबी मानक 26 में ख्याति के संदर्भ का उल्लेख बहुत ही महत्व का है। अब अपने हिसाबी मानक 26 पैराग्राफ 35 के अनुसार और ख्याति के अंदर आंतरिक तरह से उपस्थित की गई ख्याति को संपत्ति के रूप में चौपड़े में दर्शानी चाहिए नहीं। आंतरिक तरह से उपस्थित जो ख्याति हुई हो तो उसको अपने संपत्ति के रूप में ख्याति को दर्शाएंगे नहीं। इसी हिसाबी मानक के पैराग्राफ 36 के अनुसार भी उसके अंदर आंतरिक तरह से उपस्थित ख्याति किसी करार द्वारा या अन्य कानूनी अधिकारों के कारण उपस्थित नहीं होती है। जो पेढ़ी द्वारा अंकुशित हो उसकी लागत निश्चित तरह से तय कर सके। इस प्रकार हिसाबी मानक 26 स्पष्ट बताता है कि जब ख्याति के रूप में कोई प्रतिफल चुकाया जाए तभी ख्याति संपत्ति के रूप में चौपड़े दर्शाई जाती है। ये ध्यान में रखना है कि जब ख्याति के रूप में कोई प्रतिफल चुकाया जाए तभी ख्याति संपत्ति के रूप में चौपड़े में अपने दर्शाते हैं। आंतरिक तरह से मूल्यांकन की गई ख्याति चौपड़े में नहीं दर्शानी चाहिए। अब साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन पेढ़ी के आंतरिक स्रोत जैसे कि लाभ, विनियोजित पूंजी, अपेक्षित लाभ का दर इत्यादि के आधार पर निश्चित किया जाता है। ख्याति को संपत्ति के रूप में पेढ़ी की पक्की तलपट में नहीं दर्शा सकते। उसी तरह यदि प्रवेश के पहले ही पक्की तलपट में संपत्ति के रूप में ख्याति दर्शाई हो तो उसे पुराने साझेदार के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित करनी चाहिए। कारण कि पुरानी साझेदारी का विसर्जन करके साझेदारी का पुनर्गठन किया है। के अंदर प्रवेश पहले का आर्थिक चिट्ठा के अंदर जो ख्याति दर्शाई हो तो पुराने साझेदारों को पुराने लाभ हानि के प्रमाण में उसको बांट देना पड़ता है। अब जो हिसाबी असर देने की दृष्टिकोण से विचार करें तो ख्याति या पुराने साझेदारों ने नए साझेदार के पक्ष में किए लाभ के त्याग का प्रतिफल है। नए साझेदार के भाग की ख्याति पुराने साझेदारों ने किए त्याग के प्रमाण में उनको मिलते हैं। ऊपर बताए अनुसार पुरानी पीढ़ी की पक्की तलपट में यदि ख्याति संपत्ति में दर्शाई हो तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित करनी है। अपने इतना ही ध्यान रखने का कि आर्थिक चिट्ठे में ख्याति दर्शाई हो
तो अपने पुराने प्रमाण में पुराने साझेदारों के बीच में उसको बांट देने का, उसको कहाँ ले जाएंगे वो सवाल के अंदर बताएंगे। अब जो ख्याति की हिसाबी असर के संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियाँ उपस्थित होती है। पहला है कि जब नए साझेदार का गुप्त तरह से ख्याति दी हो। दूसरा, नया साझेदार उसके भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में के अन्य स्वरूप में लाए और धंधे में रखा जाए। और तीसरा है कि नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ स्वरूप में लाए और पुराने साझेदार उसको प्राप्त ख्याति रोकड़ में निकाल ले जाए। चौथा है नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में न लाए। पांचवा है नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए तब। छठा है कि ख्याति का मूल्यांकन साझेदार के पूंजी पर से किया जाए तब गुप्त ख्याति। अब अपने जब नया साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों को अपने भाग की ख्याति धंधे के बाहर गुप्त तरह से दे तब पेढ़ी की बही में ख्याति के संदर्भ में कोई लेखा होगा नहीं। दो नंबर का है जब नया साझेदार उसके भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में अथवा अन्य रूप से लाए और वह धंधे में रखी जाए तब। अब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में या अन्य स्वरूप में लाए तब वह रकम पुराने साझेदारों के बीच उसके त्याग के प्रमाण में बांट दी जाती है। हिसाबी लेखा के अंदर जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाए तो क्या प्रविष्टि करेंगे, तो रोकड़ या बैंक खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। जब भी नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाता है तो कौन सी प्रविष्टि करने की, रोकड़ या बैंक खाता उधार और ख्याति के प्रीमियम खाते का। अब दो नंबर है कि जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति अन्य रूप में लाए, जैसे कि नया साझेदार अपनी निजी जमीन मकान मोटर कार ख्याति के रूप में लाए तब क्या करने का, तो जमीन मकान खाता उधार, मोटर कार खाता उधार, अन्य संपत्ति खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते करेंगे। अब अपने दो प्रविष्टियों के बदले एक संयुक्त प्रविष्टि लिखनी हो तो रोकड़ और बैंक खाता उधार, जमीन मकान खाता उधार, मोटर कार खाता उधार, अन्य संपत्ति खाता उधार वो ख्याति के प्रीमियम खाते का। दूसरा है कि ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब। अब ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार और साझेदारों पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते ले जाने का है। अपने यदि पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार त्याग के बदले लाभ आने के नए प्रमाण में लाभ प्राप्त करे, अर्थात कि यदि पुराने साझेदारों का त्याग ऋण में आए तो लाभ पाने वाला पुराने साझेदार को भी अन्य त्याग करने वाले पुराने साझेदार को उनके लाभ जितनी ख्याति देनी पड़े। इस परिस्थिति में ख्याति के प्रीमियम के वितरण की निम्नानुसार प्रविष्टि है। ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार व पुराने साझेदार त्याग करने वाला जो हो उसके पूंजी या चालू खाते ले जाएंगे। अब यहाँ नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार की बही में पक्की तलपट में ख्याति दी गई हो तो वह ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ आने के प्रमाण में अपलिखित की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि निम्नानुसार है। पुराने साझेदारों का पूंजी या चालू खाता उधार और ख्याति खाते का पुरानी पक्की तलपट में। पुरानी पक्की तलपट तुम प्रवेश के सवाल करोगे तो आर्थिक चिट्ठा तुमको दिया होगा, उसके अंदर ख्याति दी हो तो क्या करने का, साझेदारों का चालू साझेदारों का जो पूंजी खाता है या तो चालू खाता उसके खाते उधार करो और ख्याति खाते का पुराने प्रमाण में उसको बांटना है। अब ख्याति के हिसाबी असर के संदर्भ में प्रत्येक परिस्थिति में पुरानी पीढ़ी की बही में दी गई ख्याति पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते ले जाकर अपलिखित करनी। ऊपर दी गई प्रविष्टि
कारण कि पुरानी साझेदारी का अंत आता है और नई ख्याति का मूल्यांकन करके उसकी असर हिसाबी मानक 26 के अनुसार दी जाती है। यानी पुरानी खाती को रद्द कर देने का साझेदारी का अंत आता है इसलिए। और दूसरा, यदि साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति से रखा जाता है तब ख्याति का लेखा साझेदारों के चालू खाते करेंगे, और कोई स्पष्टता न हो तब साझेदार पूंजी खाता अस्थिर पूंजी की पद्धति से ही रखते हैं। ऐसा मानकर ख्याति का लेखा साझेदार के पूंजी खाते करने का, जो स्थिर पूंजी खाता पद्धति से पूंजी खाता बनाना है और कोई उल्लेख ना किया हो तो अस्थिर पूंजी खाता, सिर्फ इतना ही ध्यान रखने का कि यहाँ पे पूंजी खाता और चालू खाता दो दिया हो तो उसके अनुसार अपने असर देंगे। अब होमवर्क के अंदर जो अपने ख्याति के साझेदार का प्रवेश की थियोरी और समझी वो थियोरी लिखने की, और साथ में होमवर्क के अंदर लेसन नंबर 4 जिसने भी अभी नहीं देखा है तो लेसन नंबर 4 के अंदर लाभ का त्याग का प्रमाण और लाभ का प्रमाण कैसे ढूंढने का वो बताया गया है। और पुनः मूल्यांकन यानी संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाए तो उसकी जो 7-8 है वो प्रविष्टि है, तुमको पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टि कंपलसरी याद करने की, याद करोगे तो ही उसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे वो आएगा। होमवर्क में कर लेना।